हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज के लेक्चर में हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप, द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड फंक्शंस। मतलब इस लेक्चर में हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं, फंक्शंस देखने वाले हैं कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो वो कौन से अलग अलग फंक्शंस को क्या करने वाला है, परफॉर्म करने वाला है। बहुत बेस है ये हमारे लिए। सबसे पहले इसका कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं डिटेल में। It is a ship on a voyage that has on board innovative and creative men and women who like to do those creative things which nobody could lay his or her hands on before. जब हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, जब हम लोग एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, तो याद रखना एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंसान है जो बेसिकली बहुत इनोवेटिव है, बहुत क्रिएटिव है। दूसरों ने शायद जिस चीज के बारे में सोचा भी नहीं है, मैं डेफिनेटली वही चीज करने वाला हूं। तो बेसिकली याद रखेंगे, बिजनेस को एस्टैब्लिश करने वाला इंसान जो रिस्क लेता है, कुछ इनोवेशन लेके आ रहा है, क्रिएटिविटी है, स्किल्स है, टैलेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। इसीलिए आप लोग देख सकते हैं यहां दिया है, एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप द बिजनेस। मैंने अगर बिजनेस शुरू किया है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं बिजनेस शुरू करने के लिए, तो मैं कौन हूं? एंटरप्रेन्योर हूं। He has the initiative, skill for innovation and who looks for high achievement। मतलब मैं कुछ ना कुछ इनोवेशन लेके आने वाला हूं और मैं हमेशा कुछ हाई अचीवमेंट के बारे में सोचता हूं कि भाई ये ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली मैं क्या करूंगा? अचीव करूंगा ही करूंगा। And an entrepreneur is a person who starts an enterprise and converts the situation into opportunity। अगर मार्केट में कोई भी सिचुएशन है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का काम किसका है? एंटरप्रेन्योर का है। तो वो बेसिकली हमेशा एंटरप्रेन्योर है ना, हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढता है और जो भी सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है उस अपॉर्चुनिटी को एंटरप्रेन्योर डायरेक्टली क्या कर लेता है? ग्रैब कर लेता है। तो याद रखेंगे, बेसिकली एंटरप्रेन्योर भी बिजनेसमैन ही है, बट ये ऐसा इंसान है जो हमेशा अपॉर्चुनिटी को क्या करता है? ग्रैब करता है। ये थोड़ा सा क्रिएटिव है, ये रिस्क लेने के लिए भी तैयार है। कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स देखते हैं एंटरप्रेन्योर के। सबसे पहले, एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु डेवलप्स एंड ओन्स हिज एंटरप्राइज। मतलब हमने खुद का एंटरप्राइज स्टार्ट किया है, हमने उसको डेवलप किया है बिजनेस को। एंड ही इज ए मॉडरेट रिस्क टेकर। क्या है ये? मॉडरेट रिस्क टेकर है। मतलब हम लोग रिस्क लेने के लिए भी तैयार हैं। हम लोग अनसर्टन एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। हम अनसर्टन एनवायरनमेंट में काम करके भी हमारे गोल को क्या करने वाले हैं? अचीव करने वाले हैं। सो याद रखेंगे, एंटरप्रेन्योर इज ए मॉडरेट रिस्क टेकर। थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही है बिजनेस में। एंड दैट एंटरप्रेन्योर, दैट पर्सन इज इनोवेटिव। कुछ नया सोचना है, चाहे वो प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, प्रोडक्ट बनाने की प्रोसीजर हो, कोई भी चीज हो, इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज अ परस्यूडर ऑफ डिविएंट परस्यूट्स। मतलब हम लोगों को, चीजों को कन्विंस करने वाले हैं। मैं आप लोगों को कन्विंस कर रहा हूं कि भाई ये मेरा बिजनेस है, आप लोग इसके प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हो, आप लोग हमारी सर्विसेज को अवेल कर सकते हो, या फिर आप लोग डेफिनेटली हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकते हो। सो ही इज अ परस्यूडर, वो कन्विंस करता है। एंड रिफ्लेक्ट्स ए स्ट्रॉन्ग अर्ज टू बी इंडिपेंडेंट। हमेशा ये क्या सोच रहा है? इंडिपेंडेंट रहना है, ओन बॉस। एंटरप्रेन्योर जल्दी से किसी के अंडर में काम करने वाला नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट पर्सन है। एंड ऑल्सो परसिस्टेंटली ट्राइज टू डू समथिंग बेटर। हमेशा कुछ और अच्छा करने की चाह है उसके अंदर के, यार और अच्छा। कोई प्रोडक्ट बना लिया बट फिर भी वो सोच रहा है कि इससे भी अच्छा प्रोडक्ट बनाऊंगा, इससे भी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करूंगा, समथिंग बेटर। हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करना है। इज डिससेटिस्फाइड विद द रूटीन एक्टिविटीज। मतलब वो बहुत डिससेटिस्फाइड है रूटीन एक्टिविटी से, वो कुछ नया करना चाहता है कि यार रूटीन एक्टिविटी तो हर कोई परफॉर्म कर रहा है, मैं एंटरप्रेन्योर कब कहलाऊंगा? जब मैं कुछ नया करूंगा। तो रूटीन एक्टिविटी से वो बहुत डिससेटिस्फाइड है। इज प्रिपेयर टू विथस्टैंड द हार्ड लाइफ। मतलब अगर कोई भी, से फॉर एग्जांपल, चैलेंजेस आ जाते हैं या ऐसी कोई भी चीज आ जाती है, तो हम लोग उन चैलेंज को क्या करने वाले हैं? आसानी से फेस करने वाले हैं। ही इज डिटरमाइंड बट पेशेंट। पेशेंस लेवल होना चाहिए, नो डाउट मैं डिटरमाइंड हूं, ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता हूं, बट पेशेंस लेवल मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए। ही एग्जिबिट्स अ सेंस ऑफ लीडरशिप। सेंस ऑफ लीडरशिप होनी चाहिए। अगर आप लोग एक अच्छे लीडर हो ना, तो ही आप लोग एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, वरना अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन,
एग्जिबिट्स अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, होना चाहिए ना, कॉम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए थोड़ा सा, तो ही वो चीज बेटर लगती है। अगर मैं कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूं, थोड़ी कंपटीशन वाली स्पिरिट है मेरे अंदर, तो ही ऑब्वियस बात है मेरी एफिशिएंसी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। एंड ही टेक्स ए पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूं। अगर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं ना, तो हम लोग एंटरप्रेन्योर नहीं है। अगर बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं, तो ही हम लोग क्या हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। एंड इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स फ्यूचर, वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, हमेशा फ्यूचर के बारे में सोच रहा है कि आगे क्या होने वाला है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए। एंड लास्ट, टेंड्स टू परसिस्ट इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, मतलब अगर कोई अनसर्टन सिचुएशन अकर हो भी गई, तो हम उस अनसर्टन सिचुएशन को क्या करने वाले हैं, फेस करने वाले हैं आसानी से, कि भाई ठीक है, ये सिचुएशन भी निकाल लेंगे, देख लेंगे हम लोग। तो एंटरप्रेन्योर के अंदर ये बेसिक चीजें हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। वो ऐसा इंसान है जो लीडरशिप के बारे में सोचता है, कंपटीशन के बारे में सोचता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए। अब इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का। एडम स्मिथ के हिसाब से एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कौन है, देख लेते हैं। An individual who undertakes the formation of an organization, सबसे पहले तो क्या जरूरी है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस शुरू करने वाला इंसान कौन है, एंटरप्रेन्योर। फॉर कॉमर्शियल पर्पस, याद रखना, पैसों के लिए बिजनेस शुरू किया है ना, तो ही आप एंटरप्रेन्योर हो, वरना नहीं। बाय रिकॉग्नाइजिंग द पोटेंशियल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब आपको है ना पहले ये पता करना है कि मार्केट में कौन से ऐसे गुड्स है या फिर कौन सी ऐसी सर्विस है जिसकी डिमांड है, और वही प्रोडक्ट में बना के क्या करने वाला हूं, सेल करने वाला हूं। एंड देयर बाय एक्ट एज एन इकोनॉमिक एजेंट एंड ट्रांसफॉर्म्स द डिमांड इनटू सप्लाई, आप लोगों की डिमांड को मैं किस में कन्वर्ट करने वाला हूं, सप्लाई में। आपको जैसा प्रोडक्ट चाहिए वैसा प्रोडक्ट मैं आपको क्या कर रहा हूं, प्रोवाइड कर रहा हूं। सो बेसिकली ये एडम स्मिथ का डेफिनेशन है, किसका डेफिनेशन है, एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन दिया है। ऐसा इंसान जो बिजनेस शुरू करता है, किस चीज के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए। मार्केट में किस चीज की डिमांड है पहले हम उसको पता करेंगे, और फिर उसी चीज को हम लोग बना के सेल करेंगे। उसी से रिलेटेड एक पॉइंट दिया है, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स एन एंटरप्राइज एंड द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। एक चीज याद रखना, जो इंसान बिजनेस शुरू करता है ना, उसको अपने क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। बट बिजनेस शुरू करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो की है उसको क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर इज एन एक्टर एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज द एक्ट, एंड द आउटकम ऑफ द एक्टर एंड द एक्ट इज कॉल्ड एंटरप्राइज। मतलब लास्ट में जो आउटकम आता है ना, उसको अपने क्या बोलते हैं, एंटरप्राइज बोलते हैं। रिपीट कर रहा हूं, जो पर्सन है उसको क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। जो प्रोसेस है उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, और जो फाइनल आउटकम आया आपका, जो रिजल्ट आया, उसको अपने क्या बोलते हैं, एंटरप्राइज बोलते हैं। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए हमें। सो ये एक बेसिक छोटा सा डेफिनेशन और उसका एक मीनिंग था। हाँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो आई होप यहां तक आप सबको क्लियर होना चाहिए। हमने अभी तक बहुत छोटा सा पार्ट, एक इंट्रोडक्शन देखा है एंटरप्रेन्योरशिप का। अब हम लोग एंटरप्रेन्योर के बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम जो देख रहे हैं वो है एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस। कुछ एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, भाई ये चीज तो होनी ही चाहिए, ये फंक्शंस तो कंपल्सरीली आप परफॉर्म करोगे ही करोगे। कौन से फंक्शंस है, सबसे पहले इनोवेशन। एज एन इनोवेटर द एंटरप्रेन्योर हैज टू इंट्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशंस, मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो भाई हर थोड़े टाइम में कुछ नया करना होगा। प्रोडक्ट बनाने का तरीका नया होना चाहिए, या प्रोडक्ट नया होना चाहिए, या सर्विसेज में कुछ नया करेंगे, या कोई नया मार्केट जहां पे आज तक हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा था। जब तक आप लोग इनोवेटिव नहीं बन जाते ना, तब तक आप लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ ना कुछ नया सोचो, प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, आइडिया हो, रॉ मटेरियल हो, कोई नया मार्केट हो, प्रोसेस, कोई भी चीज, बट इनोवेशन इज नेसेसरी। नेक्स्ट वन, रिस्क टेकिंग। अगर बिजनेस कर रहे हो, अगर एंटरप्रेन्योर हो ना, तो रिस्क लेने की हिम्मत होनी चाहिए। रिस्क लेना है कि भाई हो सकता है शायद हमको बिजनेस में क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। फ्यूचर बहुत अनसर्टन है, अनफोर्सिन कंटिंजेंसीज अकर हो सकती है। एक चीज याद रखना, आपको क्या सोचना है, आपको सोचना है कि भाई मैं हर तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। अगर मैंने कोई नया वेंचर शुरू किया, मतलब मैंने कोई नया बिजनेस शुरू किया है, या एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपांड कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। रिस्क लोगे तभी तो रिटर्न मिलेगा ना। हायर द रिस्क हायर विल बी द रिटर्न। रिस्क ही नहीं लोगे तो बिजनेस कैसे चलेगा। एंड लास्ट वन, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग।
ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करना है। ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करने के लिए सबसे पहले ना सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को साथ में लेके आना होगा। लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब चीजों को, इन सभी चीजों को साथ में लेके आएंगे और हर रिसोर्स को प्रॉपर तरीके से क्या करने वाले हैं, एलोकेट करने वाले हैं। जितना प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेस को एलोकेट करेंगे, याद रखना उतना ही लॉस क्या होते जाएगा, मिनिमम होते जाएगा, एंड कॉस्ट क्या होते जाएगी, रिड्यूस होते जाएगी। तो अगर आप लोग लॉस को मिनिमाइज करना चाहते हो, कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हो, तो हर चीज को प्रॉपर तरीके से क्या करना है, एलोकेट करना है। सो जो एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस है वो 3 अलग अलग फंक्शंस है, दैट इज इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। आई होप सबसे पहले आपको एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस यहां तक आप सबको क्लियर होना चाहिए। और याद रखना, अगर क्लियर हो रहा है ना तो वीडियो को शेयर करते जाना और उसको लाइक भी जरूर करना। चलो, अब एंटरप्रेन्योर के जो फंक्शंस थे, एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस, अब उसके बाद हम लोग जो देख रहे हैं वो प्रमोशनल फंक्शंस है। क्या है? प्रमोशनल फंक्शंस। बिजनेस को प्रमोट करना है, बिजनेस शुरू करना है ना, तो उससे रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड कुछ फंक्शंस है, जिसमें सबसे फर्स्ट हमें क्या बोला है, डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। सबसे पहले तो आइडिया आना चाहिए भाई। जब तक आइडिया ही नहीं है बिजनेस शुरू करने का, क्या करोगे? कौन सा बिजनेस करना है, कौन से स्केल पे करना है, प्रॉफिट कितना होगा, ये सब कुछ। कौन सा प्रोडक्ट लेके आऊंगा, कोई नया बिजनेस शुरू करना है या फिर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर कुछ एडिशन करना है, ये सब कुछ। जब आप लोग आइडिया लेके आते हो ना, तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक्सपर्ट्स की मदद लेते हैं, और एक बार हम लोग कन्विंस हो गए, एक बार एक्सपर्ट कन्विंस हो गया, तो डेफिनेटली हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे और डिटेल एनालिसिस करके डेफिनेटली हम लोग इस आइडिया को किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, बिजनेस में कन्वर्ट करने वाले हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप का जो प्रमोशनल फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन वो क्या है, डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। आइडिया लेके आना बहुत जरूरी है, आइडिया नहीं है तो बिजनेस भी नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। The entrepreneur will estimate the total demand for the product। एक चीज सोच के देखो, मैंने सोचा कि यार ये बिजनेस करना है, बस उतना काफी नहीं है। किस चीज का बिजनेस करना है, उसमें प्रॉफिट कितना होगा, मार्केट में उस चीज की डिमांड कितनी है, मार्केट में कॉम्पिटिटर कितने हैं। अगर मुझे ये बिजनेस करना है तो क्या मार्केट में रॉ मटेरियल मिल जाएंगे आराम से, लेबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मशीनरी मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है। ऐसे थोड़ी सोचा और बिजनेस शुरू हो गया। इन्वेस्टिगेशन करो डिटेल में, अगर सब कुछ सही लगता है तो ही क्या करेंगे, हम लोग बिजनेस करेंगे, वरना हम लोग बिजनेस करने वाले नहीं हैं। तो सेकंड फंक्शन क्या है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आइडिया लेके आ रहा था, उसके बाद क्या किया मैंने, इन्वेस्टिगेशन किया है। उसके बाद असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट। जब हम लोग असेंबलिंग की बात करते हैं तो असेंबलिंग का मतलब क्या होता है, चीजों को इकट्ठा करना। बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने कुछ नया इनोवेशन किया है, सॉरी इन्वेंशन किया है, इन्वेंशन ज्यादा बेटर वर्ड है, मैंने कुछ नया लेके आया, तो मैं शायद ऐसा हो सकता है कि उसका पेटेंट करवा लूं, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करवा लूं मैं, कि भाई मेरे अलावा ये प्रोडक्ट और कोई यूज नहीं कर सकता। मुझे बिजनेस शुरू करना है ना, तो पहले फैक्ट्री की साइट सोचनी पड़ती है कि बिजनेस कहां पे करूंगा, प्लांट एंड मशीनरी कौन सी लेके आनी है वो भी सोच के रखेंगे। ऐसे कौन से सप्लायर है जिनसे मैं रॉ मटेरियल खरीदने वाला हूं, ये सब चीजें असेंबल करो, सबको कांटेक्ट करो आप लोग। तो असेंबलिंग इंपॉर्टेंट है, जितने भी रॉ मटेरियल है, रिसोर्सेज है, सब कुछ एक जगह पे लेके आएंगे ताकि बिजनेस शुरू करना हमारे लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए। आइडिया आ गया, इन्वेस्टिगेशन भी कर लिया, रिसोर्सेज को असेंबल भी कर लिया, अब क्या रहा, फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। पैसों की तो बात ही नहीं की अभी तक, पैसों के बिना बिजनेस चलता है क्या, नहीं चलता। तो सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना है कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा। पहले तो कितने पैसे लेके आओगे, फिर वो पैसे कहां से लेके आने वाले हो, कौन से सोर्सेस से फंड लेके आने वाले हो, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक लोन, ये सब अलग अलग ऑप्शन है आपके पास। तो आपको ये डिसाइड करना है कि कितना पैसा चाहिए, और एक बार डिसाइड कर लिया कितना पैसा चाहिए, फिर ये डिसाइड करना है कि वो पैसा कहां से लेके आएंगे, कौन से अलग अलग सोर्सेस से लेके आएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे प्रमोशनल फंक्शंस थे, डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, असेंबलिंग द रिसोर्सेस एंड फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। ये 4 अलग अलग प्रमोशनल फंक्शंस थे। याद रखेंगे, सबसे पहले एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस देखे थे, उसके बाद कौन से फंक्शंस देखे, प्रमोशनल फंक्शंस देखे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज द मैनेजरल फंक्शंस। अब मैनेजरल फंक्शंस देखते हैं कि मैनेज करने के लिए क्या क्या चीजें कर सकता है एंटरप्रेन्योर, जिसमें सबसे पहले हमें बोला है प्लानिंग। क्या बोला है सबसे पहले, प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली है ना, ये मेंटल स्टेट है एंटरप्रेन्योर का, वो हर चीज को एडवांस में डिसाइड कर रहा है।
क्या काम करना है, कब करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, ये सब कुछ दिया है यहां पे। देखो, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु विल डू ए पर्टिकुलर टास्क। मतलब पहले से ही एंटरप्रेन्योर सब कुछ क्या कर लेगा, प्लान कर लेगा। बेसिकली फ्यूचर ओरिएंटेड है वो। फ्यूचर के लिए अभी से हम लोग क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। प्लान बनाएंगे तभी तो बिजनेस चलेगा। नेक्स्ट वन, ऑर्गेनाइजिंग। चीजों को ऑर्गेनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली 3 चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। एक, ह्यूमन रिसोर्स, मतलब मेरे वहां पे जो स्टाफ होगा ना उसको ऑर्गेनाइज करूंगा। दूसरा, फिजिकल रिसोर्स, मतलब मेरे वहां पे जो एसेट्स है उसको ऑर्गेनाइज करूंगा, जैसे कि से फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब। एंड फाइनेंशियल रिसोर्स, मतलब पैसों को ऑर्गेनाइज करूंगा। तो सब चीजों को ऑर्गेनाइज करना इंपॉर्टेंट है। जैसे हम देख सकते हैं, द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज टू अरेंज, गाइड, कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उसको गाइडेंस देते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये सब कुछ आ जाता है उसके अंदर। ये क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है, चीजों को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। नेक्स्ट वन, स्टाफिंग। नाम से पता चल जाता है स्टाफिंग किससे डील कर रहे हैं हम लोग। स्टाफ से, मतलब हमारी कंपनी के, हमारे बिजनेस के ह्यूमन रिसोर्स स्टाफ से डील कर रहे हैं, एम्प्लॉय से डील कर रहे हैं। जब मैं एम्प्लॉय से डील करता हूं तो पहले मुझे पता होना चाहिए मैन पावर प्लानिंग, भाई कितने लोग चाहिए बिजनेस के अंदर काम करने के लिए। रिक्रूटमेंट, लोगों को पहले बताओ कि आपके वहां पे वैकेंसी है, लोग आपके वहां पे अप्लाई करने वाले हैं। मैंने बोला रिक्वायर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट और ए कंपनी सेक्रेटरी और एन एमबीए इन फाइनेंस। ये क्या है, रिक्रूटमेंट। मैं बता रहा हूं मेरे वहां वैकेंसी है, आप लोग क्या करो, मेरे वहां पे अप्लाई करो। अगर आप लोगों ने मेरे वहां अप्लाई किया, 100 लोगों ने अप्लाई किया, तो क्या 100 के 100 लोगों को रख लूंगा? नॉट पॉसिबल। 100 में से शायद 5 या 10 लोगों को जो बेस्ट होंगे। तो जिन लोगों को मैंने मेरे वहां पे सिलेक्ट किया है वो क्या है, सिलेक्शन का पार्ट है। फिर प्लेसमेंट की बात की है, मतलब आप लोग जिस काम में एक्सपर्ट हो ना उसी काम में रखूंगा। आप अकाउंटिंग की जॉब के लिए आ रहे हो तो जॉब भी कौन सी दूंगा, अकाउंटिंग की दूंगा ना, तो ही अच्छे से काम कर पाओगे। आपके डेवलपमेंट के बारे में सोचने वाले हैं, आपके प्रमोशन, ट्रांसफर, अप्रेजल, डिटर्मिनेशन ऑफ रेम्यूनरेशन, मतलब कितना पेमेंट करना है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो स्टाफ से भी कौन डील करने वाला है, एंटरप्रेन्योर डील करने वाला है। मैनेजरल फंक्शन बहुत सारे हैं, पहले 3 याद रखेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। नेक्स्ट वन इज डायरेक्टिंग फंक्शन। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करने वाले हैं हमारे सबऑर्डिनेट्स को। मतलब जो लोग मेरे अंडर में काम करते हैं मैं उनको बेसिकली गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूं, डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो मैं उसको सुधारवा रहा हूं कि भाई हाँ इस तरीके से करो तो अब गलती नहीं होगी। तो बेसिकली डायरेक्शन प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन की वजह से ही एक्शन इनिशिएट होती है, मतलब काम शुरू होता है। जब तक डायरेक्टिंग फंक्शन नहीं होगा ना तब तक काम शुरू होने वाला नहीं है। नेक्स्ट, लीडरशिप। लीडरशिप भी इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे पहले अच्छा लीडर बनना होगा। आप दूसरों को क्या कर सको, इन्फ्लुएंस कर सको। अगर आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो तो आप अच्छे लीडर हो, और सामने वाले लोग कौन हैं, फॉलोअर्स हैं। लीडरशिप इस तरीके से होनी चाहिए कि दोनों को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, मतलब लीडर को यानी जो एम्प्लॉयर है वो एंड जो एम्प्लॉय है वो, दोनों को क्या मिलना चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। नेक्स्ट वन, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम, 70 से 75% प्रॉब्लम है ना कम्युनिकेशन से ही सॉल्व हो जाती है, अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करते हो तो। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, तो कम्युनिकेशन का बहुत सिंपल मतलब है, एक्सचेंज ऑफ आइडिया, ओपिनियन, फैक्ट, फीलिंग, इमोशंस, एनीथिंग। अगर मैं कोई भी चीज एक्सचेंज कर रहा हूं आपके साथ, सपोज करो कोई मैं आइडिया शेयर कर रहा हूं आपके साथ, कोई इमोशन शेयर कर रहा हूं, कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, तो ये सब कुछ क्या है, कम्युनिकेशन का पार्ट है। जब तक आप लोग ठीक से कम्युनिकेट नहीं करोगे ना तब तक आपका बिजनेस ठीक से चलने वाला नहीं है। याद रखेंगे, अभी तक 3 और पढ़ चुके हैं स्लाइड के अंदर, डायरेक्टिंग, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। पहले क्या पढ़ा था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। 6 फंक्शंस हो चुके हैं अभी तक। नेक्स्ट वन, मोटिवेशन। मोटिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन क्या है, तो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, लोगों के दिमाग के साथ खेल रहे हैं एक तरीके से, लोगों को मोटिवेट करना है। आप जब लोगों को मोटिवेट करते हो ना तो अलग अलग तरीके से मोटिवेट कर सकते हो, साइकोलॉजिकल तरीके से, सोशल है, सेफ्टी है, उनकी ईगो के बारे में सोचो, उनकी इकोनॉमिक नीड्स के बारे में सोचो। मोटिवेट करते टाइम है ना ये सब चीजें कंसीडर करनी पड़ती है, चाहे वो साइकोलॉजिकल फैक्टर हो, सोशल फैक्टर हो, सेफ्टी हो, ईगो हो, सब कुछ। याद रखेंगे मोटिवेशन। तो ये हमारा नेक्स्ट फंक्शन था।
नेक्स्ट सुपरविजन, बहुत सिंपल है। सुपरविजन, सुपरविजन का मतलब क्या होता है? ओवरसीइंग द वर्क ऑफ अदर्स, ओवरसीइंग द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट। मेरे वहां पे जो सबऑर्डिनेट है वो क्या काम कर रहा है वो तो देखना पड़ेगा ना। रिसोर्सेज को ठीक से यूटिलाइज कर रहा है कि नहीं वो भी देखूंगा मैं। सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने से कुछ नहीं होता, इंस्ट्रक्शन देने के बाद मैं देखता हूं कि भाई मेरा जो सबऑर्डिनेट है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहा है। तो ये सब देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट वन, कोऑर्डिनेशन। जब हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सबके साथ मिलके काम करना। अगर आप हर एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करते हो, से फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ये सब अगर एक दूसरे के साथ प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करे तो हमारा जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है, जो कॉमन गोल है, वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? अचीव हो ही जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग, लास्ट फंक्शन है ये मैनेजरल फंक्शन में। क्या है? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? हम लोग देख रहे हैं, एंटरप्रेन्योर देख रहा है कि भाई उसने जो चीजें सोची थी सब कुछ वैसे हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। एंटरप्रेन्योर ने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए थे, बेसिक स्टैंडर्ड सेट किए थे। से फॉर एग्जांपल मैं एंटरप्रेन्योर हूं और मैंने कुछ स्टैंडर्ड सेट किया है कि भाई 1000 यूनिट सेल होने चाहिए। स्टैंडर्ड कितना सेट किया? 1000 का। मेरे एम्प्लॉय ने सेल कितना किया? 800। एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना है? 800 का है। मतलब मैं चेक कर रहा हूं कि भाई मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था 1000 का, एम्प्लॉय ने सेल कितना किया? 800, मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस। दोनों को कंपेयर किया, पता चला कि यार परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, जैसा सोचा था ना वैसा नहीं है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? करेक्टिव एक्शन ले सकता हूं कि भाई अगली बार ऐसा होना चाहिए नहीं। तो ये क्या है? कंट्रोलिंग फंक्शन है। तो एंटरप्रेन्योर इसका भी ध्यान रखेगा कि भाई सभी चीजों को हम लोग प्रॉपर तरीके से क्या करने वाले हैं? कंट्रोल करने वाले हैं, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो यहां तक पहले हम सभी को क्लियर होना चाहिए। जितने भी मैनेजरल फंक्शंस देखे हैं वो, सबसे पहले कौन से फंक्शंस देखे थे हमने? एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस, उसके बाद प्रमोशनल फंक्शंस, उसके बाद मैनेजरल फंक्शंस। तो यहां तक पहले हम सभी को क्लियर होना चाहिए। चलो तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन इज द कमर्शियल फंक्शंस। ये लास्ट फंक्शंस है। कौन से कमर्शियल फंक्शंस परफॉर्म करता है एक एंटरप्रेन्योर? जिसमें सबसे पहले हमें बोला है प्रोडक्शन। ऑब्वियस बात है, प्रोडक्शन एक्टिविटी मींस द क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, डिपेंड करता है कि आप लोग प्रोडक्शन एक्टिविटी स्मॉल स्केल पे कर रहे हो या लार्ज स्केल पे कर रहे हो। वो आपको ये देखना है कि आपका बिजनेस कौन से स्केल पे। अगर हमारा बिजनेस स्मॉल स्केल पे है तो कोई सिंगल इंसान भी आसानी से प्रोड्यूस कर सकता है चीजों को। बट अगर हमारा बिजनेस बहुत लार्ज स्केल पे है तो ऑब्वियसली हमें एक बड़ी टीम चाहिए। नेक्स्ट वन इज द फाइनेंस। दूसरा किस चीज की बात कर रहे हैं हम लोग? फाइनेंस की बात कर रहे हैं, मतलब पैसों की बात कर रहे हैं। मतलब एंटरप्रेन्योर को क्या अरेंज करना होगा? फाइनेंस अरेंज करना होगा, कैसे भी करके। कितना फाइनेंस चाहिए, वो फाइनेंस कहां से लेके आने वाला है, ये अलग अलग चीजें हम लोग देखने वाले हैं। सो फाइनेंस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। इक्विटी शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बैंक लोन है, कहां से फाइनेंस लेके आएंगे वो अरेंज करके रखेंगे। नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट को हम लोग प्रोड्यूसर से कहां तक पहुंचाने वाले हैं? कंज्यूमर तक। तो अगर आप लोग मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहे हो, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हो, तो वो भी बहुत सोच समझ के बनाओगे। किस तरह से पैकिंग है, लेबलिंग है, ब्रांडिंग है, एडवर्टाइजिंग है, ये सब फंक्शंस हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज द पर्सनल। पर्सनल का मतलब क्या होता है? स्टाफ, मतलब एम्प्लॉइज की बात कर रहे हैं कि हमारे वहां पे जो भी एम्प्लॉइज है, हमारे वहां पे जो भी स्टाफ है, हम उनके रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपेंसेशन, इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। क्योंकि जब तक एम्प्लॉइज एफिशिएंट है ना, तब तक हमारा बिजनेस चलेगा। एम्प्लॉइज नहीं तो बिजनेस भी नहीं। एंड लास्ट वन इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं अकाउंटिंग की बात करता हूं तो उसका मतलब है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं हमारे बिजनेस में, उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम लोग प्रॉपर तरीके से क्या करने वाले हैं? सिर्फ रिकॉर्ड करने वाले हैं। अगर सभी ट्रांजैक्शंस को हम लोग प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करेंगे तो ऑब्वियस बात है, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ जाता है। हमारे बिजनेस की जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है हम लोग उसको भी आसानी से क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। सो ये हमारे लास्ट फंक्शंस है, दैट इज कमर्शियल फंक्शन। सो बहुत सारे अलग अलग तरह के हमने फंक्शंस देखे। अब फंक्शंस के बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब हमारी कंट्री के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत क्यों है? सबसे पहले जिसके अंदर दिया है लाइफलाइन ऑफ ए नेशन। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्रेन्योर, वो हमारी कंट्री के लिए क्या है? लाइफलाइन है। इसी के बेस पे तो हमारी कंट्री ग्रो करती है।
जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर होंगे ना उतना अच्छी बात है, हमारी कंट्री ग्रो करेगी, डेवलप करेगी। तो एंटरप्रेन्योर्स तो होने ही चाहिए, दिन पर दिन जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स होंगे उतना अच्छा है, उतना ही कुछ ना कुछ इनोवेशन आने वाला है, मतलब प्रोडक्ट के अंदर कुछ नया आने वाला है। इनोवेशन कौन लेके आता है? एंटरप्रेन्योर। वो इनोवेशन प्रोडक्ट के अंदर हो सकता है, सर्विस के अंदर हो सकता है, किसी भी चीज के अंदर, बट इनोवेशन लेके आने वाले हैं। कौन लेके आएगा वो इनोवेशन? ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर खुद लेके आने वाला है वो इनोवेशन। नेक्स्ट वन, द चेंज ऑफ ग्रोथ और इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब कि मार्केट में अगर चेंजेस आ रहे हैं ना तो हम लोग हमारे बिजनेस में भी चेंजेस करने वाले हैं। एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं है कि मार्केट के साथ सिर्फ खुद के बिजनेस को चेंज करता है, बट उसके बिजनेस की वजह से, एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से भी मार्केट में कभी कभी चेंजेस आते हैं। हम लोग अगर चाहें तो मार्केट को कुछ एक्सटेंट तक मोल्ड कर सकते हैं। बिजनेसमैन जो फैशन निकालता है वो फैशन शायद मार्केट में कभी कभी देखने मिल जाता है। तो मार्केट की वजह से, बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से हम लोग मोल्ड करते हैं बिजनेस को, नो डाउट, बट हमारी बिजनेस की वजह से भी मार्केट पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट आएगा। नेक्स्ट वन, इंक्रीज्ड प्रॉफिट। एक चीज सोच के देखो, प्रॉफिट बढ़ाना है ना तो या तो आप लोग सेल्स को इंक्रीज करो या तो कॉस्ट को रिड्यूस करो। अब देखो, सेल्स को इंक्रीज करना है ना इतना इजी नहीं है, वो आपके हाथ में नहीं है क्योंकि कस्टमर्स के ऊपर है वो। बट हाँ, कॉस्ट कम करना वो डेफिनेटली आपके हाथ में है। तो आप लोग हमेशा एक ही चीज ट्राई करो कि कॉस्ट हो सके उतनी क्या होनी चाहिए, रिड्यूस होनी चाहिए। अगर कॉस्ट कम होगी तो डेफिनेटली आप लोगों का प्रॉफिट क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट वन, दी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंपॉर्टेंट है, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी इंपॉर्टेंट है। मतलब हम लोग ध्यान रखेंगे, जितने ज्यादा बिजनेस शुरू होते हैं ना उतने ही ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। आज अगर कोई बड़ी कंपनी शुरू हो जाती है तो शायद ऐसा हो सकता है 1000, 2000 या 5000 लोगों को जॉब मिल जाए वहां पे। तो कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी कहां से जनरेट हो रही है? एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से जनरेट हो रही है। नेक्स्ट वन, द सोशल बेनिफिट। ऑब्वियस बात है, सोशल बेनिफिट, सोसाइटी को भी बेनिफिट मिलता है एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से। एक एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर क्या करता है? अच्छी क्वालिटी के गुड्स बनाता है, अच्छी क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करता है एट ए लोअर प्राइस। और अगर मैं आप लोगों को अच्छी क्वालिटी के गुड्स बना के दे रहा हूं, अच्छी क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, वो भी कम प्राइस पे, तो उसका मतलब आप लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। और अगर आप लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो सोशल बेनिफिट है एक तरीके से। तो ये अलग अलग रीजंस है, ये नीड है, नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। आई होप सबसे पहले यहां तक क्लियर होना चाहिए आप सब लोगों को। तो यहां तक हम लोग ध्यान रखेंगे, और अभी भी बोल रहा हूं वीडियो शेयर करते रहना और लाइक करते रहना। नेक्स्ट, अब ये इंपॉर्टेंट है, मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब कुछ चीजें हैं जो बहुत गलत है, जो मिसकंसेप्शन हम लोग दिमाग में लेके बैठे हैं एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, वो एक बार देख लेते हैं। बहुत बेसिक बेसिक है, शॉर्ट में देखेंगे। स्टार्टिंग ए बिजनेस इज इजी। बहुत लोगों को लगता है बिजनेस शुरू करना बहुत आसान है। बॉस, पॉसिबल ही नहीं है। बिजनेस शुरू करना चैलेंज है। शुरू तो कर लोगे लेकिन चलाओगे कैसे लॉन्ग टाइम तक? बहुत सारे बिजनेस है ना फेल हो जाते हैं, क्योंकि बिजनेस चलाना है, बिजनेस शुरू करके चलाना है ना, तो एक चीज याद रखना, एटलीस्ट एक्सपेंसेस को कवर कर पाओ आप लोग, कॉस्ट को कवर कर पाओ। और बहुत सारे बिजनेसमैन यहीं पे फेल हो जाते हैं, खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है, बिजनेस बंद हो गया। तो याद रखेंगे ये पहला मिथ है, स्टार्टिंग ए बिजनेस इज इजी, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी टू फाइनेंस अ न्यू बिजनेस। ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है। आप लोग कम पैसों से भी शुरू कर सकते हो। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी स्मॉल स्केल पे शुरू हुई थी पहले। इन्फोसिस सिर्फ 10,000 रुपए से शुरू की गई थी, आज देखो कहां पहुंच चुकी है। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, डिपेंड करता है। आप लोग लाख, 1.5 लाख, 2 लाख में भी बिजनेस शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट, स्टार्टअप कांट बी फाइनेंस्ड विथ डेट। ये लोग बोल रहे हैं कि भाई लोन की मदद से पैसा नहीं आ सकता है, स्टार्टअप को कोई लोन देता ही नहीं है जल्दी से, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक चीज याद रखो, आप लोग डेट से भी, मतलब डिबेंचर से या किसी से भी आराम से पैसा लेके आ सकते हो। देखो नेक्स्ट पॉइंट इसलिए सेम एकदम, बैंक डोंट लेंड मनी टू स्टार्टअप। बैंक वाले लोन ही नहीं देते स्टार्टअप को, ऐसा कुछ नहीं है। बैंक्स की और गवर्नमेंट्स की बहुत सारी अलग अलग डेवलपमेंटल स्कीम होती है, जहां पे वो लोग स्टार्टअप को भी क्या करते हैं? फंड प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे, डेट की मदद से हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। तो ये मिथ है कि डेट से बिजनेस नहीं हो सकता, स्टार्टअप नहीं हो सकता। बैंक और गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स है जिसमें आप लोगों को पैसा मिल सकता है। तो बैंक डोंट लेंड मनी टू स्टार्टअप, ये भी गलतफहमी है। एंड मोस्ट एंटरप्रेन्योर स्टार्ट द बिजनेस इन अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। ऐसा भी नहीं होता। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इंसान अट्रैक्टिव इंडस्ट्री में ही जाए। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स की थिंकिंग अलग होती है, मेंटालिटी अलग होती है, वो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, कुछ हट के सोचते हैं।
शायद ऐसा हो सकता है कि वो बिजनेस फेल भी हो जाए क्योंकि उन्होंने बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा है, बट ये एक मिथ है कि हर इंसान अट्रैक्टिव इंडस्ट्री के बारे में ही सोच रहा है, वो गलतफहमी है। नेक्स्ट, द ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप डिपेंड्स ऑन द एंटरप्रेन्योर्स टैलेंट रादर देन ऑन बिजनेस ही चूजेस। देखो, एंटरप्रेन्योर का टैलेंट इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, बट आप लोग क्या बिजनेस कर रहे हो ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर टैलेंट है तो ठीक है, हो गया, नहीं, आप लोग किस चीज के बिजनेस में हो, कौन सी फील्ड में हो, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो हमेशा याद रखेंगे। एंड लास्ट वन, मोस्ट एंटरप्राइज आर सक्सेसफुल फाइनेंशियली। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है कि बिजनेसमैन है तो वो अच्छा कमा ही रहा होगा, गारंटी है, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि जो जॉब करने वाले लोग होते हैं ना, वो लोग भी एंटरप्रेन्योर से ज्यादा कमा सकते हैं। बहुत कुछ केसेस में ऐसा देखा गया कि एंटरप्रेन्योर बहुत सक्सेसफुली अर्न कर रहा है इस तरीके से। तो ध्यान रखेंगे, हर एंटरप्रेन्योर फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल हो, करोड़ों में कमा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब क्या है, मिथ है, याद रखेंगे, मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट, अब मिथ के बाद एक दो टॉपिक ही बाकी होंगे हमारे, यस डेफिनेटली। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांटेज, बहुत छोटे छोटे एडवांटेज दिए हैं। सबसे पहले बोला है एक्साइटमेंट। ऑब्वियस बात है, बिजनेस शुरू करने का, एंटरप्राइज शुरू करने का एक एक्साइटमेंट ही अलग होता है। ऐसा होता है ना कि हम लोग चैलेंजेस को फेस करेंगे, हमको प्रॉफिट मिलने वाला है, तो एक्साइटमेंट है आपको थोड़ा सा। उसके बाद ओरिजिनलिटी की बात कर रहे हैं लोग, मतलब ऐसा होता है ना कि ओरिजिनलिटी, हम लोग खुद का कुछ आइडिया लेके आने वाले हैं, हमने कहीं से कॉपी नहीं किया है या किसी के बोलने पे नहीं किया है, मैंने खुद ने ये प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सोचा था। और सबसे बेस्ट एडवांटेज मैं मानता हूं इंडिपेंडेंट, मतलब हम लोग किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ओन बॉस है, मतलब कोई हमको ऑर्डर दे सकता नहीं है। नेक्स्ट, रैशनल सैलरी, किसी के और अंडर में काम करता तो शायद सैलरी मिलती नहीं मिलती इतनी अच्छी पता नहीं ना, इतना काम करूं फिर भी अगर पेमेंट ना मिले तो क्या फायदा। बट यहां पे एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आपने मेहनत की है तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, मतलब जो बेनिफिट होता है वो आपको मिलेगा प्रॉफिट के फॉर्म में। एंड लास्ट वन इज फ्रीडम, कोई तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, आप लोग कंप्लीटली फ्री हो, डिसीजन जैसे लेना है वैसे डिसीजन ले सकते हो, कोई भी आपके बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेगा। सो ये अलग अलग एडवांटेजेस है। अब भाई अगर एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे, देख लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस, जिसमें सबसे पहले बोला है सैलरी। ऑब्वियस बात है, आपको सैलरी गिव अप करनी पड़ेगी। अगर आप लोग कहीं और जॉब करते तो शायद आप लोगों को एक फिक्स सैलरी मिल सकती थी, एक फिक्स पे मिल सकता था, जो अब नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, आपको शायद कुछ फिक्स बेनिफिट्स मिल सकते थे, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल सकते थे, जो एंटरप्रेन्योरशिप में शायद अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में जरूरी नहीं है कि आपको बेनिफिट मिले ही। वर्क शेड्यूल आपका फिक्स होता है क्या, नहीं होता। जॉब में ना वर्क शेड्यूल फिक्स है, शायद वैसा हो सकता है कि 10 से 4 की जॉब हो, 10 से 6 की हो, या 10 से 8 की हो। बिजनेस में तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपका वर्क शेड्यूल फिक्स हो। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, चीजों को मैनेज करना भी बहुत डिफिकल्ट है। अगर मैं अकेला इंसान बिजनेस कर रहा हूं, अकेला इंसान ही डिसीजन लेता हूं, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि गलत डिसीजन ले लूं, पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग डिसीजन। अगर कुछ लोगों से कंसल्ट करते तो शायद ऐसा हो सकता है डिसीजन अच्छा होता, बट अगर आप लोग अकेले ही डिसीजन ले रहे हो तो शायद चांसेस है कि आपका डिसीजन कैसा हो जाए, गलत हो जाए। नेक्स्ट वन, इनकम्पिटेंट स्टाफ, अगर आपके वहां का स्टाफ ही इनकम्पिटेंट है, एम्प्लॉयज ही कोई काम के नहीं है, उनको खुद को ही कुछ नहीं आता, तो गए काम से बॉस, बिजनेस ही नहीं चलेगा अच्छे से। तो ध्यान रखेंगे, ये सब क्या है, डिसएडवांटेजेस है। बिजनेस करते टाइम इन सब चीजों का हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे। तो हमने एडवांटेजेस देख लिए, डिसएडवांटेजेस देख लिए। अब चैप्टर का लास्ट टॉपिक, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, के भाई अगर बिजनेस करना है, एंटरप्राइज स्टार्ट करना है तो क्या प्रोसेस है। सबसे पहले सेल्फ डिस्कवरी, आप लोग पहले आपके खुद के बारे में पता करो, आपको किस चीज का बिजनेस करना है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ये सब खुद के बारे में पता होना चाहिए ना पहले, उसके बाद बिजनेस का सोचेंगे। एक बार आपने खुद के बारे में पता कर लिया, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचो कि मार्केट में कौन सी अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती है, मार्केट में क्या चीजें हैं, मार्केट में लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है, क्या लोग फेस कर रहे हैं, लोग किस चीज का सॉल्यूशन चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लोगों की नीड को आइडेंटिफाई करो, लोगों की वांट्स को आइडेंटिफाई करो। नेक्स्ट वन इज जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग द आइडियाज, मुझे पता तो चल चुका है कि क्या प्रॉब्लम है, बट अब आइडियाज लेके आओ कि उस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सॉल्व करने वाले हो। आप ऐसा कौन सा प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे, या फिर आप लोग ऐसी कौन सी सर्विस प्रोवाइड करोगे जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। उसके बाद आपको बिजनेस से रिलेटेड क्या करना होगा, प्लान करना होगा। हर चीज को एडवांस में ही हम लोग क्या करने वाले हैं, डिसाइड करने वाले हैं, प्लान करने वाले हैं, तो ही सक्सेसफुली आगे बढ़ सकते हैं ना। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी देख चुके हैं।
नेक्स्ट वन, रेजिंग द स्टार्टअप कैपिटल, पैसा भी लेके आना होगा। पैसा कितना चाहिए, कहां से लेके आएंगे, मतलब डिबेंचर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बैंक लोन, ये सब चीजें। फाइनली चलो बिजनेस शुरू कर दिया है, स्टार्टअप है, एंटरप्राइज को लॉन्च कर दिया है, प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर दिया, ठीक है, डन। बट एक बार स्टार्टअप हो गया, बिजनेस शुरू कर दिया, तो एक लेवल पे जाके मैं किसके बारे में सोचता हूं, ग्रोथ के बारे में सोचता हूं कि बिजनेस ग्रो होना चाहिए, एक्सपांड करना है मुझे कुछ ना कुछ। बिजनेस आगे बढ़ता है, ग्रो करता है, तो ही तो एडवांटेज है। एंड लास्ट वन इज हार्वेस्ट, फाइनली बेनिफिट मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं आज के टाइम में, बिजनेस को बहुत अच्छे स्केल पे लेके जाते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं और पूरा बिजनेस ही बेच देते हैं। मतलब एक बहुत अच्छे रेम्यूनरेटिव प्राइस में पूरा का पूरा बिजनेस हमने उठा के क्या कर दिया, सेल कर दिया। सो हम लोग याद रखेंगे ये क्या है, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये पर्टिकुलर प्रोसेस को नॉर्मली हम लोग फॉलो करते हैं बिजनेस को शुरू करने के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप में ध्यान रखेंगे हम इस चीज का। और यहां पे हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप जो पूरा चैप्टर है, अलग अलग टॉपिक्स है, मीनिंग, फंक्शंस, प्रोसेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सभी टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको मेरा मोबाइल नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, आप लोग डेफिनेटली उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज का लेक्चर, आज का चैप्टर यहां तक रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।